अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर है और इस जिस ग्रुप को हम डील कर रहे हैं इस वक्त वो 0 से 12 ईयर है। 12 इसलिए है क्योंकि 13 से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो वो टीन एज प्री टीन्स में आ जाते हैं। तो उससे पहले जो 12 साल तक हमारे कंट्रोल में बच्चा होता है और किस तरह से बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम यहाँ समझेंगे कि बच्चे का ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट किसे कहते हैं, और ग्रोथ जो है कितना ज्यादा बच्चे की शख्सियत पर असरअंदाज होता है और डेवलपमेंट कब तक चलता है। बच्चे की शख्सियत पर ग्रोथ का क्या इम्पैक्ट होता है और डेवलपमेंट कब तक चलता है, कितने दिन तक रहता है और ग्रोथ किस तरह होता है, इसको डील करेंगे। इंट्रोडक्शन फर्स्ट कि चाइल्ड का डेवलपमेंट, बच्चे का डेवलपमेंट क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट और उसके चेंजेस क्या है, ये हम देखेंगे। फिर प्री स्कूलिंग पीरियड से बच्चा जब शिफ्ट होता है स्कूलिंग पीरियड, प्री स्कूलिंग पीरियड होता है ये 4 साल से लेकर 6 साल, 6 साल में फर्स्ट में जाता है, बल्कि 7वें साल फर्स्ट में जाता है, तो उससे पहले वाले एज को प्री स्कूलिंग कहते हैं। प्री स्कूलिंग, फिर स्कूलिंग और उसके बाद मैच्योर स्कूलिंग किसे कहते हैं वो, फिर सपोर्टिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हम इसको देखेंगे। और साथ ही ये हमारा आज का एजेंडा होगा। और फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रूटीन एट दिस एजेस में, रूटीन एजेस इस एज में क्या मतलब रूटीन होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, पेरेंट्स किस तरह उनको सिखाएंगे, डील करेंगे, उनको साइकिल को समझेंगे। और इसकी जो मतलब अहमियत है, इसका सिग्निफिकेंस है, ये बिल्कुल एजुकेशनल और प्ले, ये दोनों अपॉर्चुनिटीज उनको मिलनी चाहिए, कितनी जरूरी है उनके ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले हम दो चार्ट हमारे सामने यहाँ आ रहे हैं, जैसे कि एक है ग्रोथ और दूसरा है डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ असल में फिजिकल बॉडी में होता है और ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट सॉरी, ग्रोथ होता है फिजिकल बॉडी में और मेंटल स्टेटस में, यानी कि ब्रेन में और जो है हमारे बच्चे की बॉडी में। ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है? ग्रोथ असल में फिजिकल बॉडी में होता है, इसको हम चेक कर सकते हैं। बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है, ये डेवलपमेंट है। बॉडी स्ट्रक्चर उसका ऐसे से खड़ा हो रहा है, फिर सीधा हो रहा है, फिर इस तरह एक पूरे ग्रोथ फॉर्म में आ रहा है। और एक वक्त जाकर ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो एक वक्त जाकर रुक जाता है, 25 साल में ग्रोथ कम्प्लीटली बंद हो जाता है और डेवलपमेंट बच्चे का वोम टू टूम चलता रहता है, यानी जब उसकी पैदाइश से लेकर मौत तक चलता रहता है। डेवलपमेंट एक लम्हे के लिए भी बंद नहीं होता, आखिरी सांस तक जारी रहता है। और कॉग्निशन में भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे कि बच्चे का दिमाग जो है बिल्कुल छोटा सा होता है, एक ऐसा साइड बना हुआ होता है, फिर उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो इम्प्रूव होता है बढ़ता है। रैपिड डेवलपमेंट होता है बच्चे के ब्रेन का, जो स्ट्रक्चरल बनता है, स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ नहीं होता। जैसे कि आपका बच्चा आंखें बराबर पूरी बनी हुई है, नाक है, दांत है, सब कुछ, दांत भी नहीं होते हैं, दांत बाद में आते हैं। आपके फिजिकल बॉडी पूरी होती है, लेकिन जो फिजिकल बॉडी के साथ साथ बच्चे का जो ब्रेन है, वो ब्रेन के अंदर का जो मटेरियल है जिसको हम स्ट्रक्चरल ब्रेन कहेंगे, वो डेवलप नहीं होता, बल्कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होता है। 3 साल तक एक स्ट्रक्चर पाता है छोटा सा, उसमें अभी पूरे मतलब पूरे वो नहीं बनते हैं, मतलब सर्कुलेशन के लिए पूरा तैयार नहीं होता है। और फिर वो ब्रेन जब बन रहा होता है और रैपिड डेवलपमेंट 3 साल, फिर ग्रेजुअल डेवलपमेंट उसका 6 साल, 6 साल में एक एडल्ट की तरह ब्रेन तो तैयार हो जाता है, लेकिन एक्टिवेशन एक्टिवेशन यानी इस पार्ट को एक्टिवेट करना, लोगों को समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिसिस, ये सब आहिस्ता आहिस्ता 12, 13, 14, 15, 18 साल तक चलता रहता है, ब्रेन का जो एक्टिवेशन है। लेकिन ये दोनों है, ब्रेन है और बॉडी है, ये दोनों डेवलपमेंट ये कहलाते हैं ग्रोथ, और ये डेवलपमेंट है कहलाता है। डेवलपमेंट क्या है? ग्रोथ तो हमने देख लिया, तो जैसे कि बच्चे का जो ग्रोथ हो रहा है, मैंने इसमें और एक चीज है कि ग्रोथ क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी के साथ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं होता कि हाथ बढ़ गया और सर छोटा रह गया, आंखें छोटी रह गई और पैर बड़े हो गए, बल्कि पूरी हर चीज एक मतलब एक मिनिमम साइज में, जो कि स्टैंडर्ड साइज होती है, उसमें ग्रेजुअली बढ़ती रहती है। इस तरह से पूरा एक शेप उनका वैसे ही तय होता है, उसी में वो ग्रोथ होने लगता है। डेवलपमेंट ऐसा नहीं होता, डेवलपमेंट ऐसा होता है जिस पर आपने फोकस किया वो चीज बढ़ेगी, दूसरी चीज थोड़ी छोटी रह जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने इंसानी सोशल क्वेश्चन को बहुत बढ़ा लिया, तो लोगों के समाजी ताल्लुकात बहुत रहेंगे, लेकिन आपकी मालूमात कम हो जाएगी। अगर आपने एजुकेशन को बहुत बढ़ा लिया तो समाजी ताल्लुकात कट ऑफ हो जाएंगे।
डेवलपमेंट दरअसल क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट एज, सेक्स, हेल्थ, एबिलिटीज और टेम्परमेंट इसमें होता है। मतलब आप पहले स्टार्टिंग जब बच्चा होता है, मतलब छोटा बच्चा रहता है, तो उसका जो एज है, उम्र है, 1 साल से 2 साल में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन वो तजुर्बात के एतबार से एबिलिटी, सलाहियत बढ़ती है, टेम्परमेंट बढ़ता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या क्या चीजें इसमें काम करती हैं? पहले तो लोकल रिलीजियस कम्युनिटी होती है। रिलीजियस कम्युनिटी, बच्चे के कान में अजान दिया, ये अम्मा जान है, दादी जान है, फूफी है, यूरोप में पैदा हो रहा है बच्चा, तो खानदान तारुफ नहीं होता, लेकिन आपके पास खानदान का तारुफ होता है। पीयर ग्रुप होता है, जो पीयर ग्रुप सर्कल हमारा जो कर रहा है स्कूल में, हर जगह वो चीजें बच्चे के ग्रोथ पर, डेवलपमेंट पर असरअंदाज होती है। ग्रोथ पर चीजें क्या क्या असरअंदाज होती है? इधर ग्रोथ पर खाना, आपका खेलना कूदना, खाना पीना, सोने का टाइम, ये सब चीजें ग्रोथ पर होती है। डेवलपमेंट पर क्या होती है? अपॉर्चुनिटीज जो आप उसको देते हैं, अच्छा स्कूल, होम एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट। अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा रिच लैंग्वेज बोलने वाले हैं तो बच्चे की लैंग्वेज बहुत रिच होती है, वो बहुत अच्छा बोलता है। बच्चे, पेरेंट्स अगर एहतराम करते हैं तो बच्चा एहतराम करेगा, पेरेंट्स अगर लड़ाई लड़ते हो तो बच्चा लड़ाई लड़ेगा, पेरेंट्स अगर चोरी करते हो तो बच्चा चोरी करेगा, पेरेंट्स अगर झूठ बोलते हो तो बच्चा झूठ बोलेगा। तो होम इन्वायरमेंट, इसके साथ साथ पेरेंट्स वर्क प्लेस, कि किस कम्युनिटी में, किस लेवल के कम्युनिटी में आप उठते बैठते और बात करते हैं और किस लोगों के दरमियान अप्रोच करते हैं, आपका एवरेज लेवल है या फिर हाई लेवल है, उस तरह का बच्चा सीखता है। एजुकेशन सिस्टम, आपका एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है? क्या वो एजुकेशन सिस्टम मजहब को पसंद करता है या मजहब के खिलाफ बोलता है या नफरतों को परवान चढ़ाता है? जो भी चीज आपका एजुकेशन सिस्टम आपको दे रहा है वो चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम में जो हुकूमत अलाउ करती है वो चीजें वो अलाउ करता है। मिसाल के तौर पर आपके स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बच्चा पढ़ता है, इसमें जो है ना रिप्रोडक्शन सिस्टम को पढ़ाया जाता है, जैसे कि बच्चे होते हैं, शादी होती है, ये सब चीजें पढ़ाया जाता है। तो वहाँ पर जो कहा जाता है, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। और अब चूंकि उन्होंने एलजीबीटीक्यू को परमिशन दे दी है, तो इवन जेंडर, वो ये स्टेटमेंट बच्चों को पढ़ाती है कि एजुकेशन जो है, वो शादी जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो किसके दरमियान होता है? विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड जेंडर। और फिर इवन जेंडर भी उन्होंने शामिल कर दिया। अब अगर किसी मुल्क में ऐसा होता है कि वहाँ पर एलजीबीटीक्यू अलाउ नहीं है, तो वो सिर्फ पढ़ाएंगे विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट एंड क्रीड। और कोई इस्लामी मुल्क होगा तो वो बता देगा कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन कास्ट एंड क्रीड, यानी कि कास्ट एंड क्रीड का नहीं बोलेंगे, लेकिन वो कुफर को समझाएगा वहाँ पे और रिलीजन को नहीं बोलेगा। रिलीजन में वो कहेगा सिर्फ अहले किताब के साथ मैरिज हो सकती है। तो ये हुकूमत के जो नजरियात होते हैं वो एजुकेशन सिस्टम पर और सिस्टम के नजरियात बच्चे पर काम करते हैं। इस तरह बच्चा जो है ग्रो होता है, ये भी उसके डेवलपमेंट का हिस्सा बनता है। अब जितना ब्रॉड एनवायरनमेंट मिलेगा उतना ब्रॉड होगा, जितना कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट मिलेगा उतना कंजर्वेटिव होगा। फिर नेबरहुड के भी इम्पैक्ट बच्चे पर पड़ते हैं, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के भी पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर दूसरे मुल्कों में अगर वहाँ पर लड़का और लड़की की कोई तफरीक नहीं है, तो माँ के पेट में अगर लड़का है या लड़की है, ये मालूम करने के बाद वो उस तरह के प्लान करते हैं कि बच्चे माँ क्या करेगी, क्योंकि लड़की पैदा हो रही है तो माँ को क्या करना चाहिए, और लड़का पैदा हो रहा है तो क्या करना चाहिए। लेकिन हमारी यहाँ एजेंसीज ने और हुकूमतों ने पाबंदी लगा दी है कि नहीं चेक होगा, क्योंकि लोग लड़कियों को खत्म कर देते हैं, लड़कों को रखते हैं। तो यहाँ का कम्युनिटी सिस्टम फॉर्म कर रहा है एजेंसी को, और एजेंसी फॉर्म कर रही है सिस्टम को, और सिस्टम वर्क कर रहा है बच्चे के ऊपर, बच्चे पर काम कर रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारे लड़के जो है वो अच्छा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पेट्रोल की सिस्टम है। जैसे कि हमारे यहाँ पर ये सिस्टम है कि लड़के को बहुत प्यार किया जाता है, लड़के को नहीं किया जाता। तो इस तरह डिस्क्रिमिनेटिव वे में लड़के जो है बिल्कुल लापरवाह है, लड़कियां बहुत सेंसिटिव है। तो ये हमारे पूरे इन्वायरमेंट का असर डेवलपमेंट में बच्चे के पड़ता है, उसकी शख्सियत पर पड़ता है। इसीलिए वालिदैन को वो गुफ्तगू करते हुए, बच्चों के घर में इन्वायरमेंट को बनाते हुए, ये सब चीज़ों को सोचना होता है कि बच्चे पर इसका असर हो रहा है। अब आ जाते हैं एज पर। एज 4 से लेके 5 साल तक कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है, अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट इन सिंपल वे। यानी कॉज एंड इफेक्ट क्या है? जैसा कि आपके पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बात किया जाता है बच्चे से, पेरेंट्स बात करते हैं, बहन भाई या बड़े बात करते हैं, या फिर अगर आप घर में जो है माँ बाप को फुर्सत नहीं होती बात करने की, उसको टीवी के सामने बिठा दिया जाता है, दादा दादी के पास छोड़ देते हैं, दादा दादी समझते हैं सॉफ्ट टॉयज देकर बच्चे को खेल में एंगेज करना इट इज गुड एंड बट इट इज सफिशिएंट। तो ये सफिशिएंट नहीं होता है बच्चे के लिए, बल्कि आपको एफर्ट्स लेने होते हैं। जैसे कि अभी आपने एक 100 डेज का
जैसे मैंने कहा था ना कि 0 से 3 में कि 100 डेज में बच्चे को, एक साल में बच्चे को 100 डेज 100 आइटम्स के नाम उसके कान में, उसके ब्रेन में लॉक करने होते हैं। 2 साल में 200 वर्ड्स, 3 साल में 300 वर्ड्स, तो ये 1000 डेज प्रोग्रामिंग होती है। अब 4 साल का बच्चा हो गया, 4 साल के पास में बच्चे के पास में बेसिक एजेंडा, उसके दिमाग में बहुत सारे अल्फाज और वर्ड्स उसके जहन में होना चाहिए, यानी जो आपने दिया। तो ये चीजें उसको क्या करती है, न्यूरॉन को कनेक्टिविटी बनाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है बच्चे का 4 से 5 साल में बच्चे के इंटेलिजेंस पे कितना काम करते हैं, क्योंकि 5 से 6 साल तो उसकी डेवलपमेंटल एज है, जिस एज में उसका ब्रेन तैयार हो रहा है, ब्रेन में वर्किंग फोर्स बन रहा है ब्रेन का। तो आप क्या करते हैं, उनको किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना सिखाते हैं। उसके बाद कलर है, शेप्स है, फिर उसके बाद एटलस है और मुल्क है। उसके अलावा जो है मुल्कों के नक्शे हैं, इमेजिनेशन में कहानियां इमेजिनरी सुनाते हैं 4 से 5 साल की उम्र में, इमेजिनरी कहानियां सुनाते हैं। अभी अच्छा सोर्स है कि इमेजिनरी कहानियां जो है बच्चे को CIO टीवी जैसे आप देख रहे हैं ना, उसमें इमेजिनेशन AI के जरिए लाकर इमेजिनेशन इमेजिनरी कहानियां सुनाई दे रहे हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट पोर्शन उससे बढ़ता है। इंटेलिजेंट पोर्शन क्या होता है, IQ डिवाइडेड बाय MQ इंटू 100, यानी कि बच्चे की जो मेंटल एज है वो क्रॉनिकल एज से ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए हम 1000 डेज प्रोग्रामिंग कर रहे थे कि आम बच्चा जो है अपने अल्फाज जो 17 18 20 अल्फाज अगर एक साल में सुनता है, तो आपके बच्चे के कान में 100 अल्फाज पड़ेंगे, तो आपका बच्चा नॉलेज के एतबार से कितना आगे होगा। यही इक्वेशन को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो 4 से 5 साल की उम्र में बच्चे के पास इतना मटेरियल जमा हो जाता है, क्योंकि उसके न्यूरॉन में लॉक कर दिया गया, इतने अल्फाज जमा हो जाते हैं कि उसका माइंड प्रोसेस कर सकता है। अब वो जब प्रोसेस कर सकता है तो ये आम बच्चों से आगे है, इसीलिए उसको कहेंगे इंटेलिजेंट कोशेंट, यानी नॉलेज के एतबार से बच्चा आगे होना। इमोशनल कोशेंट, अब यहाँ से आप इमोशनल कोशेंट की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप बच्चे से कहते हैं वो स्कूल जा रहा है, अचानक वो जाने से, स्कूल 4 साल की उम्र में जाता है, जाने के वक्त वो डिटैचमेंट होना उसका भी प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि बच्चे, हर बच्चा पहली मर्तबा जब स्कूल में जाता है तो रोने लगता है। 4 साल में नर्सरी में जाता है, 5 साल में KG में जाता है, 6 साल में प्रैप में जाता है और 7वें साल फर्स्ट में जाता है। तो अब जब नर्सरी KG प्रैप का जो है प्री स्कूलिंग ईरा कहलाता है। प्री स्कूलिंग में बच्चा जब जैसे ही माँ के पास से अटैचमेंट से डिटैच होता है, जैसे कि स्कूल में जाता है, तो फौरन उसको डिटैचमेंट की एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। अब डिटैचमेंट एंजाइटी को आप कैसे समझेंगे, आप उसको ऐसे समझेंगे जैसे कि आपका जो, आपके पास ससुराल से आप, मतलब घर से अपने ससुराल आ रहे हैं, तो आपको अचानक आपका रूम चेंज हो गया, कपड़े जैसे अलमारी से लेकर अलमीरा चेंज हो गई है, अब कपड़े नहीं है, आप कुछ जमा रहे हैं, फिर कैसे मैं जाकर ससुराल वालों के साथ बैठ के अपनी बातें स्टार्ट करूँ, बैठ भी जाऊं तो मैं क्या कहूँ, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ, आप रोते नहीं है बच्चों की तरह, स्कूल जाते हैं तो रोते नहीं है, क्यों नहीं रोते हैं, क्योंकि आप बड़े ही, इमोशंस कंट्रोल है आपके पास, इमोशनल कंट्रोल आपको है, तो आप रोते नहीं। लेकिन आप मिसफिट हैं, महसूस करते हैं कि मैं मिसफिट हूँ, मुझे जो है थोड़ा सा एंजाइटी हो रही है, थोड़ा सा परेशानी हो रही है कि कैसे स्टार्ट करूँ, कैसे लूँ, और लोगों को ऐसे समझो, पकाने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन अभी आप थोड़ा सा मतलब बिल्कुल यूज टू नहीं होते चीजों से। तो इसी तरह लिटिल बिट, अगर आप मेहमान बन के जा रहे हैं, तो मेहमान बन के किसी के घर जा रहे हैं, आप सफर में हैं, तो अल्लाह ताला ने भी इसको रियलाइज किया और आपकी नमाज को कसर कर दिया। कहा कि अगर आप कसर पढ़ेंगे तो नमाज जो है आपकी, क्योंकि आप एकदम अनकंफर्टेबल जोन में हैं, तो नमाज कसर पढ़ लीजिए। तो जाहिर है बच्चा शुरू में जब स्कूल जाता है तो अनकंफर्टेबल जोन में रहता है, कंफर्ट नहीं होता, डिटैचमेंट उसका सबसे बड़ा इशू होता है, और अटैचमेंट भी इशू होता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों के दरमियान जो है कंपैटिबल नहीं हो पा रहा है, स्टार्टिंग हो रही है उसकी कि कैसे लोगों के दरमियान रहो। तो अभी आपने क्या किया, इमोशनल इमोशनल क्वोशंट के डेवलपमेंट का सबसे पहला इरा यहीं से स्टार्ट होता है। मेरा खिलौना मैं किसी को नहीं दूंगा, अपना खिलौना छुपा देगा। फिर ये कि मम्मा के पास मैं आया हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं आएगा, दूसरे को प्यार करते ही ये भागता हुआ चला आएगा। माँ ने किसी और को ले लिया तो ये जल्दी से रेंगते हुए चला आ जाएगा। ये इमोशंस स्टार्ट हो गए हैं। फिर स्कूल जब जा रहा है तो स्कूल जाने के बाद डिटैच नहीं हो रहा है, इमोशंस स्टार्ट हो गए हैं, ट्रिगर कर रहे हैं इमोशंस। अब जो इमोशनल ट्रिगर हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स को समझना होता है कि
बच्चे को इतनी जल्दी डिटैच नहीं करवाया जाता। मुझे डिटैच करने और अटैच करने नए इन्वायरमेंट से, इसके लिए एफर्ट्स लेने होंगे। जैसे बेटा आज किसके दोस्त से दोस्ती की आपने, ये 2 चॉकलेट्स लेकर जाइए, कल जिसको दोस्त बनाया था आज इसको आप ही चॉकलेट देंगे, तो उसका दिल लगेगा, वो बातों में उसको हिस्सा मतलब उसको हिस्सा लेने जगह मिलेगी, वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा। ज्यादा चॉकलेट दे सकते हैं तो ज्यादा दे करके बेटा आप अपने दोस्तों को दीजिए। उसके अलावा ये बच्चे टिफिन नहीं खोलते हैं, हेजिटेशन का शिकार होते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक मतलब मल्टीपल एनवायरनमेंट से, मतलब ऐसे एनवायरनमेंट से निकलकर, स्टैटिक एनवायरनमेंट से निकलकर मल्टीपल रोल में आ रहा है। अब यहाँ पर वो दोस्तों के साथ अलग अलग बिहेव में है, किसी के साथ क्यू बनाकर खड़ा होता है, किसी के साथ बुक खोलता है, किसी के साथ में जो है टीचर के पास जाता है, किसी के साथ उनको देखकर फेस करता है, जवाब देता है। तो ये सारी चीजें उसके इमोशंस स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पर उसके इमोशनल क्वोशंट को मॉनिटर करना होता है। फिर सोशल क्वोशंट को बनाने के लिए आपको एफर्ट्स लेने होते हैं। जैसे मैंने कहा चॉकलेट देंगे आप, फिर आप बोलेंगे अच्छा आपका दोस्त वो कैसा है, वो अब आपका दोस्त स्कूल आया था आपके बाजू बैठता है, जगह चेंज हो जाती है, किसका बच्चा है, ये इस तरह का आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको सोशलाइज कर रहे हैं। कभी कभी ऐसे होता है बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो सोशलाइज करने के लिए नए एफर्ट्स लेने होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर माँ से डिटैच नहीं है बच्चा, तो माँ ने क्या करना चाहिए, टॉयलेट में जाकर दरवाजा बंद करना चाहिए और माँ बच्चे को ढूंढने देना चाहिए, थोड़ी देर तक माँ को ढूंढे। वो थोड़ी देर तक ढूंढेगा, फिर रो देगा कि मम्मा कहाँ गई, बताइए मम्मा कहाँ गई, बाबा से पूछेगा मम्मा कहाँ गई। फिर दूसरा दूसरा मर्तबा और थोड़ी देर गुम हो जाना चाहिए, बच्चा सीख लेगा कि माँ थोड़ी देर के लिए जाती है फिर आ जाती है, माँ थोड़ी देर के लिए जाती है आ जाती है, फिर वो रोना कम कर देगा। अब वो ढूंढेगा और फिर जब दिखाई देगी मुस्कुरा देगा, या फिर वो जगह जहाँ से आप नमूदार होती थी बार बार वहां देखेगा। इस तरह आप उसको डिटैचमेंट की, उसके ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं डिटैच करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आपने थोड़ा सा उसको दूसरे बच्चों को बुलाया, मोहल्ले के 2 बच्चों को बोला आप इनके साथ खेलिए, मम्मा काम कर रही है किचन में, मम्मा के पास मत आइए क्योंकि यहाँ पर धुआं आएगा, किसका लग जाएगा, आप यहाँ हॉल में खेलिए। फिर बच्चों के साथ अच्छा बच्चों ये लीजिए हमने आपके लिए कुछ वो बनाए हैं, वो बनाए हैं, फ्राइड राइस बनाए हैं, ये खा लीजिए, ये मतलब ये तैयार किया है, ये खा लीजिए, सैंडविच खा लीजिए, आप लोग बैठकर खाइए, आप लोग खेलिए, हम बाहर अभी जाकर अब भी आते हैं, 2 मिनट में आते हैं, 15 मिनट में आते हैं। वो बच्चों के दरमियान अंडरस्टैंड करेगा, उसका ब्रेन अंडरस्टैंड करता है कि वो ट्रेन हो जाता है कि मम्मा गई या आ जाएगी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा। इस तरह फिर वो स्कूल जाने के लिए आप उसको बोलेंगे स्कूल जाएगा। तो इमोशन से इमोशनली बैलेंस बनाना और सोशली एक्टिव रखना, ये दोनों काम आपको ट्रेन करना पड़ता है स्लोली स्लोली। जो बच्चे जल्दी से नहीं होते हैं इसका मतलब उनमें मतलब ये कि होम सिकनेस, डिटैचमेंट इशू है, होम सिकनेस है, प्रीमाइसेस के चेंज होने से हेजिटेशन होता है। ऐसे बहुत सारे आपके साथ भी होते हैं ना कि आप कंफर्टेबल रहते हैं लेकिन स्टेशन पे बैठे हुए आप अचानक से घबराहट शुरू हो जाती है, बाहर निकलना है तो फिर घबराहट होती है। तो वो भी मासूम बच्चा है, उसके साथ भी ऐसे ही उस मेंटल प्रॉब्लम को, बच्चा जिद्दी है स्कूल नहीं जाता है, ऐसे नहीं सोचना, मारना नहीं, या फिर मायूस नहीं होना कि नहीं यार मेरा बच्चा पढ़ ही नहीं सकता है। उसके इश्यूज को ग्रेजुअली सॉल्व करना होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बनाकर सॉल्व करना होता है। ऐसे ही लैंग्वेज प्रॉब्लम्स है कि बच्चा पहले, सबसे पहले लैंग्वेज प्रॉब्लम में कान का मुआयना करना सबसे पहला काम आता है। कि बच्चा अगर 4 साल में नहीं बोल रहा और आपने उसको डिवाइस के पास बिठा दिया, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे के कान का टेस्ट करवाया जाए। अभी देखिए एक नई रिसर्च मैंने देखी है कि पढ़ी है, कल परसों ही की बात है, कि पहले ऑटिस्टिक चाइल्ड जो पैदा होते थे, ऑटिस्टिक बच्चे, वो ऑटिज्म जो है बच्चों का पैदाइशी होता था, क्योंकि वो ऑटिज्म क्या है, मतलब जो न्यूरॉन्स का है, न्यूरॉन्स की डिसकनेक्टिविटी है, कहीं पर कनेक्ट होता ही नहीं, यानी वहां से ब्लड नहीं गुजरता। जैसे यूं समझ लीजिए कि वहाँ के सेल्स जो है वो लॉक्ड है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम था। लेकिन अब ऐसे हो रहा है कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, यानी ब्रेन तो बनता ही नहीं है ना, ब्रेन तो ग्रेजुअली बनता है। अब जब ब्रेन ग्रेजुअली बनने के दौरान माँ बाप बात करे बगैर एक कमरे में बिठाकर सिर्फ टीवी के सामने बिठा देते हैं बच्चे को, और 1 साल की उम्र से 2 साल, 3 साल, 4 साल बिठा देते हैं, तो बच्चे का जो दिमाग है वो ऑटिस्टिक मोड में कन्वर्ट हो जाता है, वो ऑटिज्म की तरफ चला जाता है, उसके ऑटिज्म के सिम्टम्स उसके आते हैं। बाज बच्चों को एडीएचडी के आते हैं, बाज बच्चों को सिम्टम्स आते हैं इसके डिसलेक्सिया के, और बाज को ऑटिज्म के। अब ये जो सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों में, तो पहले कहा जाता 100 में 1 बच्चा पैदा होता था, ऐसे ही पैदाइशी होता था 100 में 1 बच्चा, वो भी उन पेरेंट्स की होता था जिनको जेनेटिकली शिजोफ्रेनिया का इशू है, जेनेटिकली उनका हाइपर एक्टिव है, जेनेटिकली उनके पास जो है एंजाइटी है, तो वो जेनेटिक्स में कन्वर्ट होकर
उसके जो कॉम्बोज बनते हैं, कॉम्बोज यानी अलग अलग 2-3 सिम्टम्स एक जगह जमा होकर बच्चा एक कॉकटेल आता है, तो कॉकटेल में ऑटिस्टिक आ सकता है, कुछ और भी नंबर ऑफ होता है, या फिर बायोकेमिकल इफेक्ट्स हो तो कुछ और मतलब होगा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम वगैरह का मसला होगा। लेकिन अब जो है वो 10 में से एक बच्चा कोई ना कोई साइकोलॉजिकली एबनॉर्मलिटी भी नहीं बोलते हैं उसको, मतलब साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर, डिसऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। ऑर्डर फॉर्म होता है सिस्टमैटिक और डिसऑर्डर होता है अनसिस्टमैटिक। तो जब ये जो ब्रेन का जो न्यूरॉन डेवलपमेंट है जब सिस्टमैटिक फॉर्म में होता है, तो इंसान एक पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है जो आम इंसानों में कॉमन एक्सेप्टेबल है। और जब बच्चा मतलब उसका जो डिसऑर्डर है उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल डिसऑर्डर होती है, ऑर्डर से बिल्कुल बराबर नहीं हो पाती है, कहीं पर ब्लॉक है, कहीं पर लॉक है, कहीं पर वर्किंग नहीं है, कहीं को उसका साइड पे जा नहीं पा रहा है, मेमोरी उसको पहुंचा नहीं पा रही है, इस तरह का कुछ रेगुलेशन इश्यूज होते हैं, तो वो डिसऑर्डर कहलाता है। तो जो डिसऑर्डर होते हैं बच्चों के, तो वो बच्चों के अभी 10 में से एक हो रहा है। और अभी बता रहे हैं कि आज से 4 से 5 साल बाद जो अल्फा के बाद बीटा जनरेशन आ रही है, जो इस साल 2025 जनवरी 2025 में पैदा हुई है, ये जनरेशन एआई के दौरान पैदा हुई, एआई के बाद पैदा हुई है। ये जनरेशन बीटा है और बीटा में 5 में से एक बच्चा मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होगा, क्योंकि उसकी मदर ने प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में मेंटल फोक को और मेंटल हेल्थ को झेला होगा, मेंटल हेल्थ को के डिसऑर्डर का वो शिकार रही होगी, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रही होगी। इसी वजह से अब उसका एक ही इशू नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्यों हो रही है, क्योंकि हार्मोन इम्बैलेंस बोलते हैं कि पहले 40 के बाद होते थे, ज्यादातर फ्लैक्चुएट होते थे, अब बच्चों के मतलब ड्यूरिंग प्यूबर्टी ही स्टार्ट हो जा रहे हैं पीसीओडी वगैरह। तो क्यों हो रहे हैं? पोल्यूशन की वजह से हो रहे हैं, आपकी डाइट हैबिट्स की वजह से हो रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहे हैं, आपके हार्मफुल केमिकल का डेली इस्तेमाल, डेली बेसिस पे इस्तेमाल, हर जगह आप केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जैसे कि हम फूड खा रहे हैं उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम शैम्पूज हार्मफुल शैम्पूज लगा रहे हैं, वो भी जाते हैं मुंह में चले जाते हैं, उसके अलावा बहुत सारे बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिसको धोने के लिए केमिकल यूज कर रहे हैं, इस तरह नंबर ऑफ फ्लोर को साफ करने के लिए कर रहे हैं, शीशे को साफ करने के लिए कर रहे हैं, नंबर ऑफ केमिकल इशू हमारी इसमें लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है। बैक टू नेचर की एक तहरीक भी चलाई गई थी इसी वजह से। तो ये सारी चीजों की वजह से इनफर्टिलिटी रेशियो बढ़ा हुआ है, या फिर एबनॉर्मल यानी कि डिसमेंटल डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स बच्चों के, और फिजिकल डिसऑर्डर ऑल्सो ये बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम में बच्चे का जैसा कि आप मेरा आर्टिकल, रिसर्च आर्टिकल जो मैंने लिखा था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप दांतों की दवाएं ना खाएं, क्योंकि उससे बच्चों के कान में डिफेक्ट आता है, कान पे जाने के भी, समाज जाने के भी चांसेस बढ़ते हैं। ऐसे ही बहुत गायनेकोलॉजिस्ट भी हमेशा टच में रहे, तो इसको बहुत क्लियरली आपने मतलब ये चेक करना है कि बच्चा बात सुन रहा है। और कभी भी बच्चों की सीखने के लर्निंग इरा में, जो बच्चों का 4 से 5 साल होता है, इस इरा में अब बच्चों को कभी डिवाइस के सामने बिठाकर नहीं छोड़ना चाहिए। इससे स्पीच डिले के भी बहुत सारे बच्चे शिकार हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 6 साल तक मुकम्मल चलता रहेगा। उसमें वालिदैन की जबान से बोली गई बात, गुफ्तगू, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, यही लैंग्वेज डेवलपमेंट को डेवलपमेंट करती है। और यही चीज सोशल डेवलपमेंट में बहुत सपोर्ट करती है। अगर आपको बोलना अच्छा आता है तो आप फौरन मजमे को अपने अंडर में कर लेते हैं, और अगर अच्छा बोलना नहीं आता तो कोई आपकी बात नहीं सुनता। ऐसे क्लास में आपका बच्चा बहुत एतमाद के साथ खड़ा हुआ, साउंड बहुत अच्छे से, वॉइस उसकी बहुत क्लियर है, साउंड और पिच उसकी बहुत मतलब रेगुलेटेड है, मतलब पिच जो है ना बहुत प्रोपोर्शन के साथ होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत तेज बोल रहे हैं और एक ही टोन में बोल रहे हैं। कभी उतार चढ़ाव, जेरो बम आवाज का उतार चढ़ाव, या फिर उसकी पिच जो लो है, हाई पिच है, वो सारी बहुत स्मूथ फॉर्म में आना चाहिए। और ये बड़े आराम से जब पेरेंट्स खुद अच्छे से बात करते हैं, अच्छा बेटा इधर आइए, हमें जरा ये बताएं आपने ऐसा किया था, ये क्या आप सवाल या अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं पूछते पूछते ही। तो ये सारे टोन्स जो है ना आप बच्चे को सिखा देते हैं। और ये जब बच्चा बोलने से ही सीख लेता है वालिदैन के बात करने से, तो इस पर उसको वर्कआउट अलग से करना नहीं पड़ता। और जब वर्कआउट नहीं करना पड़ता तो उसमें अच्छा अनडिक्लेयरली कॉन्शियसनेस पैदा होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है। और वो कॉन्फिडेंस बच्चे की आवाज से, इसीलिए देखिए ना कि हमारे घरों की लड़कियां ससुरालों में जाकर बेवकूफ क्यों बन जाती हैं, क्यों सबका कोलों की बैल की तरह काम करती है और हर एक उनको ऑर्डर करता है और वो काम वाली मासियां बन जाती हैं। इसलिए बनती हैं क्योंकि हम उनको उनकी आवाज में कम्युनिकेशन स्किल नहीं सिखाते। याद रखिए, कम्युनिकेशन एक ऐसा शट ऑफ कॉल है कि सामने वाले को उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने नहीं देता।
और वो एतमाद से बात करता है। जितनी एतमाद से परवरिश करेंगे उतनी एतमाद से वो बात कर पाएंगे। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट को बहुत इजी लिया जाता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल और लैंग्वेज डेवलपमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो घर की चार दीवारी से 4 से 5 साल से ही स्टार्ट हो जाता है। फिर फिजिकल डेवलपमेंट, रनिंग, हॉपिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, ये जितनी सारी चीजें हैं बच्चों की, ये सेमी इंडोर गेम से डेवलप होती हैं। और ये जो है सोशल एडवर्सिटी क्वोशंट, सोशल डेवलपमेंट तो आपका लैंग्वेज से होता है। एडवर्सिटी क्वोशंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडवर्सिटी क्वोशंट क्या होता है जो बच्चे को तैयार करवाना होता है? वो होता है बच्चे का पेशेंस कि वो मुसीबत में कितना झेल पाता है। इसलिए कभी कभी बच्चे को परेशानी की हालत में देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे बोल रहा है, कैसे कर रहा है। अब यहाँ से हमारा टॉपिक थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। हम बात करेंगे इसमें बच्चे के कंप्लीटली मतलब ब्रेन से रिलेटेड, कॉग्निशन से रिलेटेड। ये कॉग्निशन जो है बच्चे की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, हॉलिस्टिक थिंकिंग, आर्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अलावा रिदम, उसके बाद ये जो है इमोशंस, स्पीच, एनालिटिक्स, ऑर्डर, रीडिंग, राइटिंग, कॉम्पिटिशन्स, उसके अलावा लॉजिक, मैथमेटिक्स। तो ये सारी सीक्वेंसिंग, ये सारी चीजें बच्चा उस वक्त करता है जब उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके बच्चे को जैसा कि यहाँ पर आपका जो है यहाँ से आपने 4 से 5 या 6 से 7 की एज में जब बच्चा आता है, तो 6 से 7 की एज में जब बच्चा आता है तो कॉग्निशन की इतनी चीजें स्टार्ट हो जाए। लेकिन ये जो चीजें हैं ये लिटिल बिट स्टार्ट होती है, ये पूरी पूरी स्टार्ट नहीं होती, ये अडल्ट की है। ब्रेन जो है 7 साल 6 साल तक पूरा तैयार हो गया और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जाना शुरू हो चुका। लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बच्चे का ये डार्क साइड पे काम कर रहा है, मतलब बच्चे का राइट ब्रेन काम कर रहा है, लेफ्ट ब्रेन बहुत एक्टिव हो जरूरी नहीं है। हाँ, एक बात और भी मेरी ऑब्जर्वेशन में आई है, मैं बता दूं। जो अल्फा जनरेशन है, अल्फा जनरेशन में एक चीज बहुत नोटिसेबल है कि उनका राइट एंड लेफ्ट दोनों ब्रेन काम करते हैं। पहले हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि 100 में से 10 बच्चे ऐसे होते थे जिनके दोनों ब्रेन काम करते थे साइमल्टेनियसली। आप देखिए खाना बच्चे दोनों हाथ से खा रहे हैं, लिखने का काम दोनों हाथ से कर रहे हैं। 2 से 4 3 4 साल में ये आपको अंदाजा हो जाएगा। कुछ बच्चे लिखने का काम सिर्फ एक हाथ से कर रहे हैं और कुछ बिल्कुल नहीं कर रहे। जो बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं उन इसका मतलब ये है कि उनका जो ब्रेन है वो राइट ब्रेन काम कर रहा है। राइट ब्रेन ब्लू से मैंने शो किया यहाँ पर, और लेफ्ट ब्रेन इससे। लड़के मोस्टली आपको ऐसे मिलेंगे जिनका राइट ब्रेन बहुत काम करता है, वो आर्टिस्टिक होते हैं, वो हॉलिस्टिक थिंकिंग रखते हैं, इंट्यूशन उनका हाई होता है, इमेजिनेशन पावरफुल होता है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। इस तरह से ये जो है डे ड्रीमिंग उनके पास होती है, बिल्कुल अभी कल कल परसों परसों मैं मालदार कैसे बन सकता हूँ, इमोशंस उनके पास कंट्रोल होते हैं। तो ये सब चीजें जो है राइट ब्रेन की एक्टिविटीज जो मोस्टली लड़कों में पाई जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि बाज लड़के स्पीच बहुत अच्छी होती है, एनालिसिस जबरदस्त कर पाते हैं। तो ये अल्फा में आप महसूस करेंगे कि कुछ इधर के और कुछ इधर के हैं, मतलब दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं। और अभी स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा है, ऐसे यहाँ डॉट बनता है, फिर यहाँ डॉट बनता है, यहाँ डॉट बनता है, यहाँ डॉट बनता है, यहाँ डॉट बनता है, फिर यहाँ बनता है, ऐसे बनता है। तो वो इस तरह का काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं और बच्चे के जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं वो डिजिटलाइज होने की वजह से बढ़ गई है। डेटा स्टोरेज बढ़ गया है तो न्यूरॉन एक्टिवेट हो गए हैं। और जिन बच्चों की जो 0 से 3 में ट्रेनिंग की जाती है वो के दोनों ब्रेन वर्क करते हैं, और दोनों ब्रेन वर्क करते हैं, इसलिए इनको कैनेस्थेटिक बोलते हैं, यानी कि ऑडियो, विजुअल एंड कैनेस्थेटिक। ऑडियो यानी कि वो बच्चे जो सिर्फ सुनकर याद करते हैं, वो बच्चे जो देखकर ज्यादा अच्छे से चीजों को पढ़ते हैं। और जो बच्चे देखकर याद करते, सुनकर याद करते हैं, वो मोस्टली लिखते कम हैं। और जो बच्चे देखकर याद करते हैं वो ज्यादा लिखते हैं, लिखने वाले ज्यादा होते हैं। तो इस तरह के दो बच्चों में, लेकिन अब जो है वो ऑडियो भी है, विजुअल भी है, कैनेस्थेटिक भी है। ये नया ट्विस्ट आया है इसमें। अब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका होता है, जैसा कि अभी आपने तीनों डेवलपमेंट देख लिया कि किस तरह से होंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं 7 to 8 एज पर।
इसमें भी सेम ऐसा ही है। ये वाले ग्रेजुअली आपका मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स में आएगा, इसलिए मैं तेजी के साथ जा रही हूँ। कि जैसे कि 7 से 8 साल में बच्चे का जो डेवलपमेंट है, 8 से 9 साल का जो बच्चे का डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट क्या क्या होता है, ये पूरा एक अलग से मॉड्यूल आएगा आपको कॉग्निशन का और फिर इमोशंस का। मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता दी है कि किस तरह से चारों ये होते हैं, ये चार होते हैं इंटेलिजेंट, और इसको हमें एक्टिव करना पड़ता है। आगे हम इसको समझेंगे। यहाँ पर हम लोग अपना ये वाले मॉड्यूल के बाद अब इस पर